वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। अपने पिछले सबक में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखा था मैट्रिक्स मेथड से, और उस मैट्रिक्स मेथड का नाम था इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड क्या था कि उसमें हमने इक्वेशंस की जो मैट्रिक्स सिस्टम बनाया था उसके अंदर इन्वर्स निकाला था। और मैंने बताया था आपकी जो बुक है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इन्वर्जन मेथड के अलावा एक और मेथड भी आना चाहिए, वो है क्रैमर्स रूल। ये तो आपको पता ही चल गया होगा नाम से कि क्रैमर एक मैथमेटिशियन का नाम है, लेकिन उस क्रैमर रूल तो वही है, आपकी किताब में उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन मुझे यूँ महसूस हुआ उसके अंदर कि उसमें थोड़ी सी तब्दीली करने से, थोड़ा सा उसके अंदर उसको रेनोवेट करने से वो मेथड बच्चों को याद रखना आसान होगा। तो मैंने थोड़ा सा किताब से डेविएट करके उसी किताब के ही मेथड क्रैमर्स रूल को ही बता रहा हूँ, और उसके लिए मैं वही इक्वेशन ले रहा हूँ जो कि मैंने आपको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करनी सिखाई थी। ठीक, और साथ साथ हम ये भी इसमें वजाहत कर दें कि हम अभी तक फोकस्ड हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पे। ठीक है, थर्ड ऑर्डर की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कि 2x2 का ऑर्डर है। ये हमारा मेन एरिया है, इससे आगे अभी हम नहीं निकलेंगे। ठीक है, जब थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी तो हमारे ये सारे के सारे मेथड हमें रिफाइन करने पड़ेंगे, उन्हें दोबारा से नए तरीके से सीखना पड़ेगा। तो फिल वक्त हम सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मैंने पेपर में वो इक्वेशन लिखी हुई है जो कि मैंने एग्जांपल दी थी उस वक्त, ताकि उसी इक्वेशन को हम सॉल्व करें। इक्वेशन बहुत आसान है, 2x दिस इज अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब हम जानते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यूज सेम है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सेम वैल्यूज ऑफ x एंड y के लिए ट्रू होंगी। दूसरी बात, ये लीनियर इक्वेशंस हैं क्योंकि इसके अंदर पावर किसी भी वेरिएबल की 1 से ज़्यादा नहीं है। दूसरा ये कि ये लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल हैं, इसके अंदर x और y हम देख सकते हैं। जब हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स से सॉल्व करना था, अब हम मैट्रिक्स ही का तरीका ले रहे हैं जो कि क्रैमर ने बनाया है, विच इज़ कॉल्ड क्रैमर्स रूल। तो उसकी मदद से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो याद रखें, सबसे पहला काम तो आपको वही करना है कि आपको इन्हें ट्रांसफॉर्म करना है मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर। और मैट्रिक्स सिस्टम में हमने जैसे किया था, ये वो स्टेप बिल्कुल वही है जो मैं पिछले मेथड में इन्वर्जन मेथड में बता चुका हूँ कि हमने x और y के कोफिशिएंट्स को लेकर एक मैट्रिक्स बनानी है 2, 1। तो याद रखें कि जो x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक कॉलम में आएंगे और जो y के कोफिशिएंट हैं वो दूसरे कॉलम में आएंगे, इसलिए मैंने x और y को आगे पीछे लिखा है तरतीब से। सो दैट इज 3 and -1। फिर उसके बाद में x और y वेरिएबल्स, पहले x फिर y, तो x ऊपर आ जाएगा y नीचे आ जाएगा। उसके बाद में एक हम बनाते हैं कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू आ गया, और वो उसी तरतीब के साथ एक कॉलम में आ जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स में, दैट इज 13 and -1। ठीक है जी, इसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं है, ये बिल्कुल वही तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन का जो कि हमने इन्वर्जन मेथड में भी किया था। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमने इनके नाम रखे थे कि ये है a टाइम्स b इज इक्वल टू c। ठीक है, लेट, ये हमने नाम रखे थे लेट। फर्स्ट कर लिया हमने कि ये a टाइम्स b टाइम्स c, यानी कि a ये वाला मैट्रिक्स है, b ये है जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं, और c वो मैट्रिक्स है जो कि कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स है। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल वही है जो कि हमने इन्वर्जन मेथड में की थी। आगे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें जहन में रखना है। जब हम इन्वर्जन मेथड से करते हैं तो हमारा मेन फोकस चला जाता है ए के ऊपर,
और अभी भी यही है। आई विल सजेस्ट कि हम ए का ही पहले डिटर्मिनेंट मालूम करें और देखें कि कहीं ज़ीरो तो नहीं आता, लेकिन चूंकि हमें मालूम है इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर चुके ज़ीरो नहीं आता, लेकिन हर जगह पे यही इक्वेशन तो नहीं होगी। तो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। लेकिन क्रैमर्स रूल के अंदर जो सारे का सारा खेल है वो मैट्रिक्स पर ही बेस करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बेहतर होगा कि पहले हम अपनी तीनों रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बना लें। यहाँ पर मैट्रिक्स को बनाना बहुत आसान होगा। एक मैट्रिक्स तो हमारे पास मौजूद है ए, जो तीन मैट्रिक्स हमें चाहिए वो हम पहले ढूंढ लेते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स जो है वो आपके पास मौजूद है। दैट इज 2 3 रो वाइज बता रहा हूँ, 2 3 एंड 1 -1 ये हमें बनानी है। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर याद रखिएगा कि ये 4 एंट्रीज हैं, इसमें ये जो कॉलम है, ये वाला पहला कॉलम जो ये एक्चुअली कौन सी वैल्यूज से बना है, ये आपके जहन में रहना चाहिए। ये बना है x की वैल्यूज से। और ये जो दूसरा कॉलम है ये किसकी वैल्यूज से बना है, y की वैल्यूज से। ठीक है, देखिएगा 2 और 1 ये x की वैल्यूज़ हैं और ये 3 एंड -1 ये। अब हमें बार बार इक्वेशन को तो रेफर नहीं करना, लेकिन हमें इस मैट्रिक्स के अंदर ये मालूम होना चाहिए कि ये दो कॉलम है, ये दो कॉलम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में हमें एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि ये जो है ये कॉलम जिसको हमने C का नाम दिया है, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। हमने एक्चुअली इस मैट्रिक्स को और इस ए मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स का यूज़ करके दो मैट्रिक्स और बनाने। ठीक, अब उनके नाम क्या होंगे, बस थोड़ा सा फ़र्क मैंने यही किया है इनके नाम रखने में। एक तो होगा एक्स मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स नाम रखेंगे, मैट्रिक्स के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से रखे जाते हैं। ठीक, और एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे वाई मैट्रिक्स, कैपिटल वाई होगा उसका नाम। ये क्रैमर्स रूल आ गया। सवाल ये कि एक्स और वाई मैट्रिक्स बनेंगे कैसे। तो याद रखें कि एक्स और वाई मैट्रिक्स ए से ही आएंगे। ये ए मैट्रिक्स को ही हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसी तरीके से एक्स और वाई में। कैसे होगा, तो ये अजीब सी बात लगेगी आपको कि जब हम ए से एक्स मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे तो हमने एक्स को छोड़ देना है। ये कॉलम जो एक्स वाला है इसको हम छोड़ देंगे, वाई वाले कॉलम की वैल्यू को वहाँ लेके जाएंगे। देखिए ये वाई की वैल्यू जो है एक्स के अंदर आएगी, ये वाली वैल्यू, और कहाँ आएगी, एग्जैक्टली वहाँ पर आएगी जहाँ पर ए के अंदर है 3n - 1। ये एक्स मैट्रिक्स है, इसमें से हमने एक्स की वैल्यू को छोड़ दिया है, वाई की वैल्यू को ले गए। अब सवाल ये है कि भाई ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो बनना चाहिए, तो इसके अंदर जो एक्स की वाला कॉलम हमने खाली छोड़ दिया वहाँ क्या आएगा, तो याद रखें वहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्या है, 13 एंड -1। मेरे ख्याल अब तो तरीका समझ में आ गया आप लोगों को। जब हम y मैट्रिक्स बनाएंगे तो वहाँ पर हम x की वैल्यू को ले जाएंगे, y की वैल्यू को नहीं लेके जाएंगे, y की वैल्यू को छोड़ देंगे a में से, क्योंकि x और y मैट्रिक्स जो दोनों बन रहे हैं ये a से ही बन रहे हैं, a और c को मिला के बनाने। y को हम छोड़ देंगे तो कौन सी वैल्यू यहाँ लेके जाएंगे, x की। तो x की वैल्यूज पहले कॉलम में है तो यहाँ पहले कॉलम में ही इसको लिख देंगे। क्या है, 2 and 1। सवाल ये कि फिर जो y वाला कॉलम खाली रह गया वहाँ क्या आएगा, वहाँ ये आएगी वैल्यू, ये कांस्टेंट वाला जो है ये आएगा। क्या है, 13 एंड -1। ये मैट्रिक्स बनाना चूँकि इसी से रिलेटेड है, मैंने कहा इस स्टेप को हम पहले कर लेते हैं। इनके नाम मैंने x और y रखे हैं ख़ास तौर पे ताकि हमें पता हो कि ये मैट्रिक्स जो है ये हमें x की वैल्यू ढूंढ कर देगा। क्योंकि हमें करना क्या है, इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हमें इसमें अननोन की वैल्यू निकालनी है। अननोन्स क्या हैं, x एंड y, इसलिए मैंने इनके नाम x और y रख दिए। ये a हमारे पास है, तो अब करना क्या है, x, ये पूरा प्रोसेस क्विकली रिकैप कर रहा हूँ।
पहले आपने ए मैट्रिक्स निकाला जो कि हमारे पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट से बना था, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इसमें एक्स के कोफिशिएंट्स कौन से हैं और वाई के कौन से। फिर हमें दो मैट्रिक्स और बनाने, एक एक्स और एक वाई। ये दोनों मैट्रिक्स एक्चुअली ए की एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है। तो याद रखें, एक्स मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें एक्स वाले कोफिशिएंट्स को छोड़ देंगे, सिर्फ वाई वाले कोफिशिएंट्स को ले जाएंगे, और वाई वाले मैट्रिक्स के अंदर हम एक्स वाली वैल्यूज़ को लेकर जाएंगे एक्स की जगह पे। अब जो कॉलम खाली रह जाएगा इन एक्स और वाई मैट्रिसेस के अंदर, वहाँ पर हम ये कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स इंसर्ट कर देंगे। ओके, सो दिस इस तरह हमारे पास तीन मैट्रिक्स आ गए। ये क्रैमर रूल्स का बेसिक और पहला स्टेप है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन तीन मैट्रिसेस की मदद से ही एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप याद रखें, मैं यहाँ तक ले आया हूँ आपको, इसको कहीं पहले कर लेना अच्छा था। ए का डिटर्मिनेंट मालूम कीजिए, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर इसका मतलब इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर हमें प्रोसेस नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी बात है। और अगर हम पूरा मेथड सॉल्व कर लें और एंड में हमें पता चले कि इसका कोई प्रोसेस नहीं, तो एग्जामिनर इस बात से खुश नहीं होगा। यू हैव टू बी स्मार्ट वर्कर, सो यू मस्ट चेक कि इक्वेशन एग्जिस्ट, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, वरना इस प्रोसेस को यहीं रोक देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप विच इज़ द की स्टेप, वो क्या है, ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ये चेक करने के लिए आया इसको सॉल्व करना पॉसिबल है या नहीं है। तो वो कहते हैं कि 2 3 1 -1। और ये कैसे होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का है, डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। वो क्या है, प्राइमरी डायगोनल की प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट। उसके लिए मैंने जो फॉर्मेट आपको बताया वो क्या है, ये है 4 ब्रैकेट्स के पेयर्स आपको लगाने इस तरह से। नाउ प्राइमरी डायगोनल क्या है, 2 -1, और सेकेंडरी डायगोनल क्या है, 1 3। ये तरीका जहन में रखिए, इससे आपको कोई गलती नहीं होगी, आपको बहुत आसानी रहेगी। थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा 4 लफ्ज़ पड़ जाएंगे आपको। सो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2। अब ये माइनस का साइन है, 1 3 = 3, और ये होगा -3। सो रिजल्ट इज -5। अब -5 आ गया, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए का नॉन, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं है, अगर 0 आती तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर होने का मतलब ये कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम सारी की सारी दास्तान नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि इन इक्वेशन का सोल्यूशन मौजूद है या नहीं है। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट किया। अगर ये 0 आ जाता तो हमारा जवाब होता कि सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 0 होता तो, मैं लिख के बता रहा हूँ, अगर होता तो हम ये जवाब लिख के सवाल को यहीं छोड़ देते। ये बहुत ज़रूरी था। अगर हम उससे भी आगे करते हैं तो इसका मतलब हमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एग्ज़ामिनर, मैं अगर एग्ज़ामिनर हूँ तो उस बच्चे के साथ अच्छा सलूक नहीं करूँगा। सिंपली कोई भी एग्जामिनर इस बात पर इरिटेट होगा, इस बच्चे को ये मालूम ही नहीं है कि इक्वेशन जो है ये सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसलिए उस वक्त आपको सवाल को यूँ छोड़ देना है, और उसका जो लिखने का तरीका है उसको बताने के लिए मैं जवाब लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ये किस सूरत में होता है मैं फिर बता दूं, इफ़ ए ये 0 के बराबर होता तो फिर हम ये काम करते। लेकिन अभी हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो आई है -5, 0 नहीं आई है, लिहाजा हमें आगे प्रोसेस करना है। इज़ दैट क्लियर? अगर 0 आ जाता, ये चीज़ 0 होती -5 की जगह, तो हम इस तरह से आगे बढ़ते और सवाल को ख़त्म कर देते। ओके, सो एनी हाउ अब हमें आगे जाना है, इसलिए कि हम वी आर नॉट दैट लकी, हमारे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई है, लिहाजा अब हमें इसका पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा।
अब प्रोसेस करने के लिए मैं बहुत मुनासिब समझता हूँ कि अच्छा होगा कि हम x और y जो मेट्रिसेस हैं इनके भी डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लें, ठीक है, क्योंकि वो ज़ीरो नहीं आया लिहाजा हम प्रोसेस कर रहे हैं, अगर ज़ीरो आता तो यहीं छोड़ देते। अब आगे मैट्रिसेस हैं उनके डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, x का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। ये है 13, 3, -1 n -1। तरीका वही है डिटर्मिनेंट निकालने का। पहले दो ब्रैकेट्स में प्राइमरी डायगोनल आएगा 13 n -1, दूसरे में -1 n 3। क्या रिजल्ट होगा जी इसका? 13 -1 से मल्टीप्लाई होकर -13 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 3 1 जा 3, ये +3 बन जाएगा, तो आंसर आएगा -10। इन वैल्यूज़ को हाईलाइट रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, हमें इनको यूज़ करना होगा। इसी तरह से हम y का भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल Y है, इसकी वैल्यूज़ हैं 2, 13, 1 -1। जब ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी तो फिर उसके बाद x और y की वैल्यू निकालना बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन होगी, वेरी सिंपल बेसिक कैलकुलेशन रह जाएगी। सारा जो मेजर काम है हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका होगा। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, पहले स्ट्रक्चर बनाइए, डिज़ाइन बना लीजिए, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर लीजिएगा। प्राइमरी डायगोनल है 2 -1, 2 -1 और सेकेंडरी डायगोनल है 1 n 13। ये बन जाएगा -2 n -13, तो दिस इज गोइंग टू बी -15। आई होप कि मैंने सही किया है सब। ओके, सो मेनली हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जो हमने निकाली हैं, और सबसे पहले हमने 3 मैट्रिक्स मालूम किए थे यहाँ पे, a, x and y। फिर इन तीनों मैट्रिसेस के हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए। इसमें सबसे पहले हमने a बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो कि यहाँ से आया है x और y की कोफिशिएंट से। पहले हमने इसकी वैल्यू चेक की कि कहीं ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। a डिटर्मिनेंट सिंगुलर नहीं होता है, मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, ये सिंगुलर तो नहीं है, ये नॉन सिंगुलर था, लिहाजा हमने इसको आगे प्रोसेस करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक थोड़ा सा कमेंट्स लिख देना चाहिए कि ये ए जो है कि इस स्टेज पे कि जब हमने कैलकुलेट किया 0 नहीं आया, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस एग्जिस्ट। सो दैट ये आपके एग्जामिनर को ये बात पता चल जाए कि आपको ये मालूम है बात कि हम ए की वैल्यू को स्पेशली चेक कर रहे हैं इम्पॉर्टेंटली कि ये क्या आ रही है, और ये 0 नहीं आई है, लिहाजा सोल्यूशन इन इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर हमने एक्स और वाई मैट्रिक्स मालूम किए, निकाले। कैसे निकाले? ए मैट्रिक्स को ही ट्रांसफॉर्म किया था उसके अंदर कि एक्स निकालना था तो एक्स की वैल्यूज़ को छोड़ दिया और उसकी जगह कांस्टेंट लेकर आ गए। y में y की वैल्यूज़ को छोड़ दिया और उसकी जगह कांस्टेंट लेकर आ गए। ठीक है जी, इस तरह अब 3 मैट्रिक्स आ गए। इन तीनों मैट्रिक्स को फिर हमने अलग अलग इनका डिटर्मिनेंट निकाला। a का पहले निकाला था, y हमें मालूम है क्योंकि a जो है। अब हमारा इस सारे सिस्टम से अब हमारा कोई काम बाकी नहीं बचा है। अब हमारा काम सिर्फ इन 3 चीज़ों के साथ है। ये 3 नंबर ही हमारा सारा मसला हल करेंगे। नंबर 1 ये और ये जो 3 हमने डिटर्मिनेंट्स निकाले हैं, ए डिटर्मिनेंट, एक्स डिटर्मिनेंट एंड वाई डिटर्मिनेंट, यही हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इनमें से ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी की वैल्यू अगर 0 आती है तो बेशक आ जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नाउ मैंने आपको बताया था इस स्टेज के बाद एक्स और वाई की वैल्यू हमें मालूम करनी है। कि इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें इक्वेशंस में जो अननोन है उनकी वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए
x की वैल्यू कैसे मालूम होगी और y की वैल्यू कैसे मालूम होगी। x की वैल्यू निकाली जाएगी x डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये y वेरिएबल स्मॉल लेटर्स हैं ये, जबकि जो नाम है वे डिटर्मिनेंट्स के या मैट्रिक्स के वो कैपिटल लेटर में है। ये होगी y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। डिनोमिनेटर में a डिटर्मिनेंट रहेगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। a को ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए डिटर्मिनेंट को। अगर a डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो इस स्टेज पे आते ही ये अनडिफाइंड हो जाएंगी वैल्यूज़, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी किसी फ्रैक्शन के ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो आएगा तो ये पूरे का पूरा सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं पर इसको रोक देते हैं। अगर ज़ीरो आता है तो हम यहीं स्टॉप कर देते हैं। नाउ वैल्यूज़ आपके पास हैं, 1 बाई 1 इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। पहले x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई है, -10, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली थी, ये है -5। साथ ही साथ यहाँ भी देखिए y इज इक्वल टू y डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने आखिर में निकाली, दैट इज -15। और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है, जो यहाँ है वही यहाँ है। देखिए x क्या आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, सो दिस इज +2। y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, सो y इज इक्वल टू 3। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। मैंने कहा था इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुक है वो सोल्यूशन सेट को सोल्यूशन सेट मांगती है। जब भी आपसे कहा जाए सॉल्व करें, याद रखें लोकल सिस्टम में, मैट्रिक्स सिस्टम में, जो हमारा जो लोकल बोर्ड्स का सिस्टम है, दे एक्सपेक्ट कि आप सोल्यूशन सेट लिखें। सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। अगर कोई इंटरनेशनल बोर्ड हो आप इस जगह पे छोड़ देंगे, दिस इज़ परफेक्टली ऑलराइट। लेकिन हमारे लोकल सिस्टम में अगर आप इसको यहाँ छोड़ेंगे तो वो आपका 1 नंबर काट लेंगे, इस बेस पर कि आपने सोल्यूशन सेट नहीं दिया। सोल्यूशन सेट लिखने का भी 1 नंबर होता है। देखिए सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाता है। मैं ये आपको स्पेलिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सोल्यूशन सेट लिखने की टेक्निक बता रहा हूँ। सोल्यूशन सेट एक सेट है, तो लिहाजा वो इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक। अगर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, फिर तो आप उस वैल्यू को लिख देंगे। सपोज अगर खाली x और x की वैल्यू 3 है, आपने 3 लिख दिया, ख़त्म हो गया काम। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 और 2 दोनों लिख दिए आपने, ख़त्म हो गया काम। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y है, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि x की वैल्यू कौन सी है और y की वैल्यू कौन सी है, समझ रहे। तो हमें यहाँ कोई ऐसी चीज़ लेकर आनी जिससे x और y की वैल्यू को अलहदा कर सकें कि x कौन सा है और y कौन सा है, और दोनों वैल्यू की अगरचे वो एक ही वेरिएबल की वैल्यू होती हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले 2 लिखें के बाद में 3 लिखें। तो याद रखें यहाँ पे इस सूरत में जब हमारे पास वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं तो हम ऑर्डर्ड पेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये सोल्यूशन सेट के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा और उसमें पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी और फिर y की वैल्यू। ये ऑर्डर्ड पेयर है, 2 3, ठीक है। इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब तरतीबवार जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है जिसमें तरतीब से चीज़ें लिखी जाती हैं। और तरतीब क्या होती है जी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में x पहले आता है y से, लिहाजा ऑर्डर्ड पेयर में भी 2 नंबर, पेयर का मतलब जोड़ा 2 का, तो इसमें 2 नंबर लिखे जाने। तो याद रखें कि जो पहला नंबर होगा वह हमेशा x होगा, उनके दरमियान कॉमा होगा, फिर दूसरा नंबर आएगा। तो हमें ये बात, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा सिंपल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस, जबकि सेट आपको पता है ब्रेसिस में लिखा जाता है। तो सेट के अंदर ये एक आंसर है, ये एक आंसर है, लेकिन ये आंसर चूंकि x और y 2 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर क्या है इसके अंदर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर,
कि पहली वैल्यू x की फिर वैल्यू y की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने पहले डिस्कस नहीं की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कि अगर आप सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे, जब भी आपको लफ्ज़ सॉल्व मिलेगा, याद रखें सॉल्व का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा तो आपको फिर इस लफ्ज़ तक आना है, सोल्यूशन सेट तक, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो हमारा जो लोकल एग्जामिनर है वो आपका 1 नंबर तो कम से कम ज़रूर काटेगा। ओके, सो वी हैव टू एंश्योर कि हम एग्जामिनर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते जाएं, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो मेथड हम सीख रहे हैं वो हमारे जहन में क्लियर हो। नाउ क्रैमर्स रूल, आई होप कि मैंने इलाबरेट कर दिया है, अब इसमें मज़ीद किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 19.2 पर। इसके अंदर एक सवाल हमने किया था इन्वर्जन मेथड से, लेकिन क्रैमर्स रूल हमने उस वक्त तक नहीं सीखा था, लिहाजा मैंने कहा था आप क्रैमर्स रूल को छोड़ दीजिए। तो ये है एक्सरसाइज नंबर है 19.2 है, ये एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसके 2 पार्ट्स हैं 1 एंड 2। ये दोनों इक्वेशंस हैं, वही इक्वेशंस हैं जिसको आप लोगों ने पहले सॉल्व किया है इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, सवाल है फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन एंड मेथड एंड क्रैमर्स रूल। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो था, जिसमें मैट्रिक्स की इन्वर्स निकाली गई थी, उसकी मदद से हम कर चुके हैं, उस मेथड को सीख चुके हैं और आप लोग उसको कर चुके होंगे। अब हमने सेम इक्वेशंस यूज़ करनी है, लेकिन उनको हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल में हमने देखा कि हमने मैट्रिक्स तो इस्तेमाल की हैं, लेकिन किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला है। सो दिस इज़ नॉट इन्वर्स मेथड, इसमें इन्वर्जन नहीं है, इसके अंदर क्रैमर रूल है, क्रैमर की टेक्निक है, जिसमें हम x और y मैट्रिक्स मालूम करते हैं, उनके डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, और फिर सिंपल से फार्मूलों से हम x और y की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ओके, सो ट्राई दिस, ये आपका टास्क है। आप मैं से होमवर्क नहीं कहना चाहता, दिस इज़ योर टास्क कि आप लोग इसको कैसे करते हैं। होमवर्क मुझे पसंद नहीं कहना, ठीक है, बस इसको आप अपने लर्निंग को एक्सटेंड करने के लिए कीजिए। अगर आप ये सीख चुके हैं तो आपका मेथड आ चुका है, ट्राई करेंगे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे मैट्रिसेस को। टिल देन थैंक यू वेरी मच।